आज हमारी अतिथि हैं डॉक्टर कंचन वर्मा, जिनसे बात करेंगे अनुवाद, संभावनाएं और चुनौतियां विषय पर। डॉक्टर कंचन वर्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये एक तरफ प्राध्यापक हैं, दूसरी तरफ लेखक, संपादक और अनुवादक, और इन सब के साथ तमाम गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं और अपने छात्रों के लिए हर समय उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर कंचन वर्मा बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 106 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्ते। ये तो आपकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ तक खींच करके ले आई है। वैसे मैं स्पॉटलाइट, लाइमलाइट से बहुत दूर रहती हूँ। मैं बहुत पब्लिक स्पॉटलाइट में रहने वाला इंसान ही, मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन आपकी मोहब्बत है जो मुझे खींच के लाई है मेरा मकसद तेरी इबादत, है मेरा मकसद तेरी इबादत, अजाब कैसा सवाब कैसा, गिनूं मैं क्या तस्बीह के दाने, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत स्वागत डॉक्टर कंचन, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम हिंदी के छात्र होने के नाते यही कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें प्रचार प्रसार की कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो छिपे हुए हीरे को ढूंढ करके सामने लाते हैं। गुप्ता फाउंडेशन से एक जर्नल निकला करता था जिसको युद्धरत आम आदमी के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो एक इशू था अक्टूबर एडिशन का, उसका संपादन मैंने किया। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं जिसमें विविध विषयों पर मेरे प्रपत्र हैं, आलेख हैं, नाटक, कहानियां, कविताएं, JSL, ह्यूमैनिटीज सर्कल, इंडियन लिटरेचर, समकालीन साहित्य, रंग प्रसंग, अनुवाद, भाषा, इन सब में छपते रहे हैं। और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की सॉन्ग और ड्रामा डिवीजन में मैं एक सर्टिफाइड आर्टिस्ट रह चुकी थी। और मैंने कई पब्लिक प्रोडक्शन भी डायरेक्ट किया है विभा, जिसमें पार्टीशन लिटरेचर पे और कितने टुकड़े हैं बी गौरी के। इसके अलावा शेक्सपियर, चूंकि मेरे अपने फील्ड रहा है, शेक्सपियर पे मेरा काम रहा है, तो उनकी हिस्ट्रीज और कॉमेडीज पे काफी सारे जो नाटक हैं। इसके अलावा टैगोर के स्पीड पत्र है, एक नौकरानी की डायरी कृष्ण बलदेव बैठे, इसका मैंने डायरेक्शन भी साथ में किया है। तो जो अनुवाद है वो तो है ही है, लेकिन अनुवाद के अलावा भी ये सब कुछ काम है जो मैंने किए हैं। और जहाँ तक अनुवाद में आने की बात है तो 2006 में मैंने सबसे पहला अपना अनुवाद किया था, और उसके बाद PhD मेरी ट्रांसलेशन स्टडीज में ही है JNU से, MA भी हिंदी में JNU से ही है। तो वहाँ का जो पाठ्यक्रम होता है वो अपने आप में बहुत ही रिगरस होता है। और उसी दौरान फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। और आज जब मैं अपने पहले ट्रांसलेशन को देखती हूँ, अनुवाद को देखती हूँ, अब जो मैं अनुवाद करती हूँ, 16 साल की जो एक यात्रा है जिसको मैंने पूरी की है, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि ये वो डिसिप्लिन है जो बहुत डिसिप्लिन की मांग करता है, और ये फल बहुत समय के बाद देता है। तो ये मेरी एक यात्रा रही। एक भाषा की समझ व्यक्ति को पूरे तरह से नहीं होगी तो लाजमी है कि वहाँ पे मिस ट्रांसलेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, या एक्सपेंशन के चांसेस उसमें ज्यादा होंगे, तो उसमें उतनी सटीकता नहीं रहेगी। इसके अलावा अब हम जॉनरोस पे आते हैं। जो अलग अलग जॉनरोस हैं, जो अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं में भी जैसे कविता है, नाटक है, इसका ट्रांसलेशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कविता के लिए तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो चीज ट्रांसलेशन में नहीं आ पाती है, कविता दरअसल वही होती है। तो कहने का मतलब ये कि कविता का ट्रांसलेशन करना बहुत नहीं हो सकता है, लेकिन होता है, पर वो शायद मुश्किल होता है। जहां तक नाटक का सवाल है, नाटक का ट्रांसलेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। उसका रीजन ये है कि जो नाटक की भाषा होती है, दरअसल वो हरकत की भाषा होती है। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो डायलॉग्स के माध्यम से चल रहे होते हैं। आपकी पृष्ठभूमि, आपका परिवेश, वो कैरेक्टर कैसा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो कहाँ से आता है, उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, वो किसी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। और इन सबके साथ आपके खुद की जो थिएटर का एक अपना कल्चर है, एक अपना बैकड्रॉप है, वो भी उसमें बोलता है। अब आपका समय भी बोल रहा होता है, आपके संस्कार
साहित्यकार भी बोल रहे थे, जो एक लिखा गया वो समय तो है ही है, लेकिन हमारे ट्रांसलेटर का भी समय उसके अंदर होता है। तो इसलिए नाटक का ट्रांसलेशन जो होता है वो वाकई में उपन्यास, कहानी या अन्य विधाओं के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने संभावनाओं की बात की, जो अनुवादक के सामने ये चुनौतियों के रूप में आते हैं, इसकी मैंने बात की। और आप जो आपके एक मुख्य प्रश्न में ये 3 प्रश्न नथी थे, तो मैंने 2 प्रश्न का जवाब दे दिया। और तीसरा और आखिरी सवाल आपका ये था कि युवा पीढ़ी को या जो अनुवादक हैं, जो यंग ट्रांसलेटर्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्या कहना चाहूंगी, राइट? तो मैं उनके लिए ये कहना कुछ कहने से बढ़िया है कि मैं छोटी सी कहानी आपके सामने रखी हूँ। यही संदेश भी है और यही कहना भी, और इसी रास्ते पर अगर वो चलेंगे तो बेहतर करेंगे। चीन में एक ऐसा बांस का पेड़ होता है जिसे 4 साल तक रोपने, खाद पानी देने के बावजूद उसके अंकुर फूटने का कोई भी निशान नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 सप्ताह में 90 फीट तक बढ़ जाता है। 5वें सप्ताह में, 4 सप्ताह तक कुछ पता नहीं चलता। सवाल ये उठता है कि क्या बांस का ये पौधा सिर्फ उन 6 हफ्तों में पला बढ़ा जब हमने उसे देखा, जब वो सतह पे आया तब, या फिर इस काम में पूरे 5 साल लगे, जिसमें से 4.5 सालों तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस समय यदि उसे खाद पानी नहीं दिया जाता तो क्या वो बढ़ता? तो जाहिर सी बात है, सीख, संदेश या जो आप इसको कहना चाहें, ट्रांसलेशन बहुत ही धैर्य का काम होता है, बहुत ही पेशेंस का काम होता है। आपको फल नहीं दिखे तभी भी आपको इस पर चलते रहना पड़ेगा, अगर परिणाम नहीं आए तभी भी चलते रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। एक मकाम हासिल करने के बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसलेशन कोई बी एंड और एंड नहीं है, मतलब कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। हमेशा आप में एक बेहतरी की गुंजाइश जो है वो बनी रहती है, एक बेहतरी के जो चांसेस है वो हमेशा बने रहते हैं। तो जहाँ जैसे एक संगीतकार होता है या एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होता है, डांसर होता है, जैसे वो रियाज करते रहते हैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक रियाज चलता रहता है, ठीक वैसे ही आपको ट्रांसलेशन में भी रियाज करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहनी पड़ेगी। अनुवाद 2ym दर्जे का काम है और इसीलिए अनुवाद करने से लोग कतराते हैं। ऐसे कई लेखक हैं जो सोचते हैं अपनी मातृभाषा में और लिखते हैं अंग्रेजी में। तो क्या यह भी एक प्रकार का अनुवाद है? देखिए, ये भी एक प्रकार का अनुवाद है, और खास करके हमारे देश में जो कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है और यहाँ ये बहुत ही डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत है, तो बिल्कुल ये अनुवाद एक तरीके से, लेकिन इसमें अनुवाद के कैटेगरी में तो हम इसको रखेंगे। लेकिन जब हम सृजनात्मक लेखन करते हैं तो यकीन मानिए, सृजनात्मक लेखन सबसे अच्छा आप अपने मदर टंग में, आप अपनी जो मातृभाषा है, जो मादरी जुबान है, उसमें ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम जो एक्वायर्ड लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जिस भाषा को हम सायास सीखते हैं, जिस भाषा जो हमारी मादरी जुबान नहीं है, जो हमारी मातृभाषा नहीं है, उसमें जब हम कुछ लिखते हैं तो शुरुआती दौर में उसमें थोड़ी अचकचाहट तो होती है और उसमें उतना फ्लो भी नहीं आता। लेकिन जैसा कि कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस के साथ साथ हम वहां भी अच्छा कर सकते हैं। शुक्रिया। कविता का अनुवाद करते हुए बहुत बार ऐसा लगता है कि अनुवादक ने उस कविता को नए सिरे से रचा है, जिसके लिए पुनर्लेखन शब्द का प्रयोग तकनीकी रूप से किया जाता है। तो क्या यह पुनर्लेखन उसकी सर्जनात्मक प्रतिभा का परिचायक नहीं है? तब भी उसके काम को 2M कहा जाता है। तो यह पुनर्लेखन और अनुवाद कैसे आपस में जुड़ते हैं, इस पर थोड़ी सी अपनी बात रखें।
देखिए, ये आपने एक बहुत ही वाजिब सवाल किया है और यहाँ पे मुझे याद आता है अग्गे जो हमारे हिंदी के बहुत ही बड़े लेखक थे, बहुत ही प्रतिभावान लेखक थे। अग्गे बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी थे और उन्होंने एक बूंद सहसा उछली जो उनकी कविता है, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया। कहने को वो ट्रांसलेशन था, पर एक्चुअली वो ट्रांसलेशन था नहीं, वो रिक्रिएशन था। उन्होंने अपनी ही चीज़ को रिक्रिएट कर दिया था। तो ट्रांसलेशन वहाँ पर आता है जब आप शब्दों के साथ, भाव के साथ बहुत ज़्यादा हेर-फेर नहीं करते, अपनी तरफ से जब बहुत सारी चीज़ों को आप जोड़ते नहीं हैं, आप उसके मूल कथन को, जो मूल भाषा, जो मूल हृदय है, उसको आप बरकरार रखते हुए उसी ढाँचे में, उन्हीं शब्दों के साथ आप उसके मतलब मूल के साथ आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हुए, ईमानदार होते हुए जब आप चीज़ों को रखते हैं। लेकिन जब आप उसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से मिला देते हैं या उसको आप बहुत अच्छा करने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो वाक्य संरचना हो, चाहे लोकोक्ति मुहावरों की सहायता ली जाए, तो आप क्या करते हैं, आप उसके मूल को वैसे ना रख करके आप उसको एक तरीके से ट्रांसक्रिएट कर रहे होते हैं। आप उसको एक तरीके से अपनी सृजनात्मकता को वहाँ पर लेकर के आते हैं और कहीं न कहीं उसका जो मूल होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन हो गया यहाँ पे। अडैप्टेशन तो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन एप्रोप्रिएशन हो गया। आपने बहुत सारी चीज़ें ली, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। तो मूल के साथ आप बहुत क्लोज़ रहते हुए अगर थोड़ी बहुत इधर-उधर डेविएशन होता है, तब तो वो ट्रांसलेशन आता है, की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब आप मूल टेक्स्ट के साथ अगर बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको आप डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो फिर वो अनुसृजन की कैटेगरी में आ जाता है, रिक्रिएशन की कैटेगरी में आ जाता है। आप उसको रिक्रिएट कर रहे होते हैं, वो ट्रांसलेशन नहीं होता। भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है मुहावरा। मुहावरे और लोकोक्तियों को जिस तरह से भाषा में अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अनुवाद के समय दूसरी भाषा में उस लक्ष्य भाषा की संस्कृति के अनुकूल मुहावरे इत्यादि की तलाश करनी पड़ती है और इसीलिए एक और क्षेत्र बढ़ता है अनुवाद का, और वो है मुहावरों का अनुवाद, लोकोक्तियों का अनुवाद। तो इस दिशा में क्या संभावनाएं हैं और कितनी डिमांड है मुहावरा अनुवाद करने वाले अनुवादकों की? देखिए, अनुवाद को इस तरीके से खाँचे में बाँट करके देखना मुश्किल होगा कि मुहावरों के अनुवाद करने वाले कौन से लोग हैं, लोकोक्तियों के अनुवाद करने वाले कौन से लोग हैं, छंदों या अलंकारों के अनुवाद करने वाले कौन से। अनुवाद अपने आप में अनुवाद है और हमारे पास बहुत जो अनुवाद करने के जो औज़ार होते हैं, वो क्या है? वो थिसॉरस होते हैं, हमारे डिक्शनरीज़ होते हैं, हमारे 2 भाषाओं के डिक्शनरीज़ हैं, थिसॉरस। वहाँ से आप चीज़ों को आप उनको रेफर करके आप जो है वो अनुवाद करते हैं। तो अलग से मुहावरों के अनुवाद करने वालों की संभावनाएँ या लोकोक्तियों के अनुवाद करने वालों की संभावनाएँ, इस तरह से तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक मुहावरे और अनुवादों की मुहावरे और लोकोक्तियों के अनुवाद की समस्या की बात है, तो कई बार हमें एग्ज़ैक्ट मुहावरे या लोकोक्तियाँ दूसरी भाषा में मिल जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन जो मुहावरा है या जो लोकोक्ति, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट में, और कई बार उससे जो एकदम नेक्स्ट टू नियरेस्ट या जिसके लिए एक शब्द आता है ट्रांसलेशन में, इक्विवेलेंट, तो जो इक्विवेलेंट मुहावरा या लोकोक्ति उसको उठा करके हम टेक्स्ट में वहां पर रखते हैं। देखिए, भाषा के संदर्भ में एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि हर परिवार की भाषा अलग अलग होती है और हर भाषा की अपनी भाषिक बनावट और बुनावट होती है। अब बनावट और बुनावट अपनी अपनी हो तो जाहिर सी बात है उसमें विविधता होगी, और अपनी भाषा परिवार में तो विविधता है ही है, लेकिन जब आप उसको दूसरे भाषा परिवार से आप लेते हैं और उसमें जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इसको यदि मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप सिल्क का कपड़ा लेकर के कोई चीज बनवाने जा रहे हो और कपड़ा अगर थोड़ा कम हो तो आप बोले कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चंदेरी का कपड़ा काट के क्या आप लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि भाषा की बुनावट और बनावट में अंतर होता है, इसलिए बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट इक्विवेलेंट फ्रेज या इडियम नहीं मिलता है, लोकोक्ति या मुहावरे नहीं मिलते, तो उसका जो नेक्स्ट टू बेस्ट इक्विवेलेंट होता है उसको लेके हम काम चलाते हैं। बात करने से पूर्व किस प्रकार की ट्रेनिंग ली जानी चाहिए?
Okay, so now I'm very happy to get this kind of a question, because this is something which is not related to theory, but this is something that is related to praxis. So very good. Whosoever has asked me this question probably sees herself as a future translator. किस प्रकार की ट्रेनिंग, सवाल थोड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मैं किसी चीज को एंडोर्स कर रही हूँ, और मैं किसी को ना तो एंडोर्स करने आई हूँ और ना ही मैं किसी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। सो देखिए, अनुवाद जो है एक आर्ट भी है, एक कला भी है, और एक स्किल भी है। तो स्किल, आर्ट और स्किल के लिए बहुत जरूरी है कि जो इसका जो एक बुनियादी ढांचा होता है, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। मैंने अपनी बातचीत के शुरुआत में कहा था कि 10 किताब पढ़ करके यदि हम 11वें किताब को पढ़ के बैठते हैं कि हम ट्रांसलेशन कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। किताबों को पढ़ करके आपको एक थियोरेटिकल क्लैरिटी आएगी, चीजों को समझने में आपको मदद मिलेगी, लेकिन ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्किल्स होते हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, और उसको लगातार मशक्कत करते हुए, लगातार उस पे काम करते हुए, रियाज करते हुए, उसकी प्रैक्टिस करते हुए आप उसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। जहां तक हम ट्रेनिंग की बात पे आते हैं, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अनुवाद में आपको डिप्लोमा देते हैं, डिग्री देते हैं, और वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है। देखिए मैं मतलब ये एक कंटेस्टेड इशू हो सकता है कि कौन सा डिग्री या डिप्लोमा देने वाले इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कहाँ पढ़ाई होती, कहाँ नहीं पढ़ाई होती। मैं उस कंटेस्टेशन में नहीं जा रही हूँ, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कहीं से यदि आप उसकी अतिरिक्त पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी थियोरी भी स्ट्रांग होती है, और फिर वहाँ पे जो प्रैक्टिस होता है, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ जब वो आपको करवाते हैं और वहाँ पे अनुवाद के जानकार जो होते हैं वो आपकी क्लासेस लेते हैं, तो वो आपके जो रफ एजेस होते हैं उसको वो पॉलिश करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आपको कोई समझाने वाला, सिखाने वाला वहाँ पे होता है, एक मेंटोर होता है, आपको चीजों को बतलाता है, समझाता है, तो आप चीजों को अपने लेवल पे सीखने के बजाय बेहतर तरीके से वहां पे जाकर के सीख सके। तो डेफिनेटली अगर कहीं से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वो आपके ज्ञान में इजाफा ही करेगा। आज जबकि वैश्वीकरण का दौर है, तो अनुवाद का महत्व और उसकी प्रासंगिकता कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसने जो काम किया है वह पूरे विश्व तक पहुंचे। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा जानता है, उसके पास क्या रास्ते हो सकते हैं अनुवाद सीखने के या दूसरी भाषा में अपने अनुवाद कहीं से करवाने के? क्योंकि हो सकता है वह एक ही भाषा में बहुत बेहतरीन काम कर रहा हो, वह काम दुनिया तक कैसे पहुंचे? This is again a very valid question and relevant to my topic. It's a very good question. So now coming back to your question, देखिए अनुवाद जब हम बात करते हैं तो मैंने शुरुआती दौर में, शुरुआती अपने इसमें ही कहा था कि अनुवाद के लिए 2 भाषाओं का तो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप अनुवाद करेंगे कैसे और किस चीज का अनुवाद करेंगे। लेकिन आपका सवाल यहाँ पे कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ एक इंसान बहुत अच्छे से एक भाषा जानता है लेकिन वो फिर भी इसमें आना चाहता है, तो कैसे क्या करेगा? देखिए अनुवाद बिना 2 भाषाओं का नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपकी एक भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है तो अनुवाद का एक स्टेज होता है वेटिंग का स्टेज। और वेटिंग के स्टेज में क्या होता है, ट्रांसलेटर ओरिजिनल टेक्स्ट का अनुवाद कर देता है, और जितने भी पब्लिकेशन हाउसेज हैं जो उनको अनुबंधित करते हैं वहां पे वो अपने अनुवाद को भेजता है, और फिर वो अनुवाद एकदम से पब्लिश नहीं होता है, उसके बाद उसकी वेटिंग की जाती है। वेटिंग का क्या अर्थ है? वेटिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन चीजों को ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ पढ़ा जाता है, और जो ट्रांसलेटेड है वर्क है उसको उसका मिलान किया जाता है। और वहां पे आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही भाषा चाहे हो तो आपका उस पर बहुत अच्छा कमांड है। हो सकता है ट्रांसलेटर ने कहीं ट्रांसलेट करते वक्त भ्रमवश कुछ गलत लिखा है, या भाषा में चाहे वो लिंग संबंधी गलती है, या वाक्य संरचना उसकी ठीक नहीं है, या मान लीजिए कहीं पे कोई और चीज को बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो ऐसी जगह में आपके जैसे लोग जिनकी किसी एक भाषा पे बहुत ही मजबूत पकड़ होती, वो बहुत काम में आते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसा कि विभा जी आपने कहा कि वैश्वीकरण का जमाना है और हर कोई चाहता है कि उसको
रिकॉग्निशन मिले और उसमें ट्रांसलेशन का क्या देखिए, ट्रांसलेशन और वैश्वीकरण शब्द अपने आप में ही ट्रांसलेशन की महत्ता को उजागर कर देता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि हर व्यक्ति हर तरीके की हर भाषा को नहीं सीख सकता, 2-3 एट मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज यह है कि हम सब हिंदुस्तानियों के लिए और खास करके हिंदी बोलने वालों के लिए एक सब बहुत अच्छी खबर थी। गीतांजलि श्री जी का जो उपन्यास है रेत समाधि, उसको बुकर्स मिला। अब हम हिंदी भाषी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और वो कैसे मिला? ट्रांसलेशन के माध्यम से मिला। तो जिनका एक भाषा के ऊपर कमांड है, उनके लिए वेटिंग का ऑप्शन जो है वो ट्रांसलेशन में हमेशा खुला है। तो आपको भी ना उम्मीद होने की जरूरत है। वैसे अगर आप कोई दूसरी भाषा सीख सकते हो तो जरूर सीखें। अनुवाद के संदर्भ में अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच, जर्मन इत्यादि भाषाएं कितनी उपयोगी हो सकती हैं? क्योंकि आज युवा पीढ़ी अधिक से अधिक विदेशी भाषाएं सीखने को जरूरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि इनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो क्या उन्हें किस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एक अंग्रेजी जैसी विश्वपरक भाषा को अधिक मजबूत बनाने पर, या अंग्रेजी के साथ साथ 3-4 और विदेशी भाषाएं सीखने पर? This is another very good question. So देखिए, भाषाएं होती हैं, उसके साथ सितारे नहीं जुड़े होते हैं। और अंग्रेजी के अलावा, जैसे आपने फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन की बात की, ये सारे यूएन से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। यूनाइटेड नेशंस में इनका प्रयोग जो है यूएनओ में वो होता है। मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ यहाँ पे, हो सकता है बहुतों को मेरी ये वाली बात अच्छी नहीं लगे। तो विदेशी भाषा सीखना देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा युवाओं को ये कहती हूँ कि हमारे देश की संस्कृति, मतलब वी हैव सच रिच कल्चर इन आवर कंट्री, राइट? एंड वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस। हिंदुस्तान की अपनी कई भाषा, हम में से कितने लोग हैं जो अपनी ही किसी और भाषा को अपने देश की जानते हो? और हमारे देश में यकीन मानिए ट्रांसलेशन के लिए बहुत स्कोप है, अगर हमारे बच्चे भारतीय भाषाओं में ही मास्टरी करे तो। और भारतीय भाषाएं सीखनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन को करने वाले बहुत से लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, उसमें ट्रांसलेशन करने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन जो द्रविडियन भाषाएं हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं हैं, उनको सीखने वाले बहुत से लोग नहीं हैं। तो अगर सभी बच्चे जो अभी ट्रांसलेशन के फील्ड में आना चाहते हैं, आप लोग विदेशी मैं ये नहीं कह रही हूँ, और प्लीज इसका मतलब ये नहीं निकालिए कि विदेशी भाषा आप मत सीखिए, आप जरूर सीखिए, आपको जो सीखना है सीखिए। लेकिन उसके साथ अगर कम से कम एक भारतीय भाषा भी, अदर देन योर मदर टंग, अपनी मादरी जुबान को छोड़ करके आप सीखें, तो मैं आपको बताऊं, हम अपने देश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। हम अपने देश के साहित्य से एक दूसरे का परिचय करवा पाएंगे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि तमिल भाषा में क्या लिखा जा रहा है, या तेलुगु भाषा में क्या लिखा जाता है, या ओडिया भाषा में क्या लिखी जा रही है? तो ये सब चीजें हम कैसे जानेंगे? जब हम अपने ही देश की भाषाओं को सीखेंगे, उसमें महारत हासिल करेंगे, और अपने देश की ही भाषाओं से हिंदी में या एक दूसरी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करके अपना जो कल्चर है, अपना जो लिटरेचर है, उसको और एनरिच करेंगे। और जहाँ तक विदेशी भाषाओं की बात है, जाहिर सी बात है अंग्रेजी आज की तारीख में एक ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच, स्पेनिश या जर्मन उससे कमतर नहीं है। और आजकल जो एक ट्रेंड देखा जा रहा है, उसमें जापानीज और जो कोरियन लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, इसका डिमांड आजकल ज्यादा आ रहा है। तो यदि सिरे से आप सिफर से कोई भाषा सीखना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप चाइनीज, जापानीज, कोरियन जैसे भाषाओं को सीख सकते हैं, तो आप जरूर कोशिश कीजिए। हालांकि वो भाषाएं बहुत ही डिफिकल्ट है सीखना, लेकिन इंसान यदि ठान ले तो फिर वो क्या नहीं कर सकता। भारतीय भाषाओं की बात हुई है तो मुझे एक और प्रश्न मन में उभरा कि भारतीय भाषाओं का लोक पक्ष बहुत ही समृद्ध है। उन लोक पक्ष को अनुवाद के माध्यम से कैसे हम विश्व साहित्य में स्थान दिला सकते हैं, इस पर आपकी राय हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है।
दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए, हमारे देश में क्या होता है कि जब हम क्लासिकल और फोक की बात करते हैं, दिस क्वेश्चन इज प्राइमरली रिलेटेड टू दैट। तो हमारे यहाँ क्लासिकल जैसे भाषाओं में भी अब संस्कृत की क्या स्थिति है, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रही हूँ या उसके ऊपर अपनी बात नहीं रख रही हूँ, लेकिन एक जमाना था जब क्लासिकल भाषा संस्कृत थी और क्लासिकल भाषाओं को सीखने पर बहुत बल दिया जाता था। आपके ज्ञानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण ही क्लासिकल भाषा की जानकारी होती थी। और सेम वेस्टर्न कंट्री में, विदेशों में यदि आप जाएं तो लैटिन और ग्रीक की वही स्थिति। जो फोक है उसको हमेशा जैसे जो एक इलीट क्लब होता है, उसने फोक को हमेशा अपने से बाहर रखा, यानी अपने घेरे से उसको हमेशा हाशिए पे रखा। उसको कभी भी सेंट्रल जो केंद्र है, केंद्र की स्थिति उसको नहीं दी, हमेशा उसको हाशिए पे रखा। तो आज जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके लिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम जो अपना फोक कल्चर है, फोक ट्रेडिशन है, फोक लिटरेचर है, फोक लिटरेचर को हम सामने ट्रांसलेशन के माध्यम से ही लेके आ सकते हैं। लेकिन फोक लिटरेचर को ट्रांसलेशन के माध्यम से लाने में एक और जबरदस्त जो परेशानी का सामना ट्रांसलेटर्स को करना पड़ता है, वो ये है कि वहाँ पे डायलेक्ट आ जाता है, वहाँ पे बोलियों की जबरदस्त जो उपयोग है वो वहाँ पे देखा जाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हर राज्य के या क्षेत्र के वो बच्चे जिनकी वो बोलियां हैं, वो अगर उन बोलियों के साथ ही साथ एक मानक भाषा को अच्छे से सीख करके अगर वो उन चीजों को ट्रांसलेट करेंगे, तो शायद हमारा ट्रांसलेशन जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ज्यादा प्रामाणिक होगा। और हाँ, आज वो वक्त आ गया है जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं, जहाँ छोटे छोटे जो सरोकार होते हैं वो अब केंद्र में आ रहे हैं। एक जमाना था जब आदिवासी डिस्कोर्स नहीं होता था, विमेन डिस्कोर्स पे बात नहीं होती थी, थर्ड जेंडर पे बात नहीं होती थी, LGBT पे बात नहीं होती थी, लेकिन आज ये सारे डिस्कोर्सेस जो कभी हाशिए पे हुआ करते थे आज सेंटर में आ रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो भाषाओं का एक वर्चस्व था वो अब कहीं ना कहीं टूट रहा है और उसका स्थान अब बोलियां जो है वो ले रही हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं, जो पोइट्रीज हैं, स्टोरीज हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा, जब आज का लेखक बहुत ही सायास तरीके से, बहुत ही सजग तरीके से अपनी 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 बोलियों से शब्द जो हैं, पद जो हैं, लोकोक्तियां, मुहावरों का इस्तेमाल हिंदी में कर रहे हैं। तो एक तरीके से इससे हिंदी भाषा तो समृद्ध हो ही रही है, दूसरी तरफ से जो बोलियां हैं वो भी जो एक मृत प्राय स्थिति में पहुंच रही है, उसके बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो रही है, परसेंटेज बहुत कम हो रहा है, वो भी एक प्रकार से पुनर्जीवित होंगी। तो ये एक अच्छा काम हो सकता है, लेकिन इसमें उन लोगों को सामने आना पड़ेगा जो इन बोलियों को बोलते हैं। लेकिन जो लोग बहुत सारे बोलियों को नहीं बोलते हैं, सिर्फ भाषाओं में ही कॉन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके लिए शायद फोक। ये तो हुए अकादमिक और साहित्यिक दुनिया के अनुवाद, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसको सिर्फ कोई एक बोली या कोई एक भाषा ही आती है, जब वह इलाज करवाने जाता है या मुकदमा लड़ने जाता है, तो यह अपेक्षा करता है कि उसे क्या इलाज चलाया जा रहा है उसे उसकी भाषा में बताया जाए, या उसके पक्ष में क्या दलीलें उसका वकील दे रहा है उसकी भाषा में बताया जाए। तो क्या वहां किसी अनुवादक की भूमिका होती है या उस प्रकार का भी कोई करियर ऑप्शन होता है? क्योंकि आम जनता को भी नहीं पता होता कि हमें कोई बीच में ऐसा अनुवादक मिल सकता है जो हमारी भाषा में हमारे मामले को समझा दे, और बहुत से युवाओं को भी नहीं पता है कि ऐसा भी कोई अनुवादक का रोल हो सकता है। तो क्या यहाँ पर कोई करियर की संभावना बनती है और आम लोगों को इस तरह के अनुवादकों को प्राप्त करने का कोई जरिया मिलता है? यदि हाँ, तो बताया जाए। देखिए, मेडिकल फील्ड में ऐसा है या नहीं, हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषाओं के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे विधि हो, लॉ हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हर जगह आपको हिंदी और अंग्रेजी में तर्जुमा करने वाले मिल जाएंगे और वहाँ पे इस तरीके की सुविधा है। लेकिन मेडिसिन के फील्ड में जहाँ तक मतलब कोई डॉक्टर को दिखाने जा रहा है और वो एक भाषा जानता, तो वो कैसे कन्वर्स करेगा और वहाँ पे अनुवादक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में शायद
मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसमें मतलब जिसके बारे में मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप लॉ की बात कर रहे हैं, आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो तर्जुमा किया जाता है, और वहाँ पे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में अगर अंग्रेज़ी में जजमेंट आए तो हिंदी में उसका तर्जुमा बिल्कुल किया जाता है, और वहाँ पे ऐसे लोगों की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है। मैम, बात चली है तो यहाँ थोड़ा दुभाषिया के बारे में भी आप बताएं, क्योंकि बहुत बार कोई लोक कलाकार, जैसे मैं बहुत बार सुनती हूँ कि मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट दूसरे देशों में जाते हैं और मैथिली में बोलते हैं, और वहाँ कोई दुभाषिया होता है जो उनकी बात उस देश के लोगों तक पहुँचाता है। तो ये जो दुभाषिया है, ये किस प्रकार का अनुवादक है, इसका क्या रोल होता है, और यह सैद्धांतिक अनुवादक से किस प्रकार भिन्न होता है? देखिए, जो दुभाषिया होता है वो इंटरप्रेटर होता है, और जो अनुवादक होता है वो ट्रांसलेटर होता है। सो इंटरप्रेटर बेसिकली जब कोई कुछ बोल रहा होता है उसको इमीडिएटली वहीं पे दूसरी भाषा में वो उसको इंटरप्रेट करके बताता है। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेट करने का मतलब है कि जो कुछ कहा जा रहा है लगभग वैसा ही मतलब जो निकल रहा हो, इंटरप्रिटेशन ये होता है। इसीलिए इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और इसमें गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने ये कहा लेकिन आपने इसका अर्थ ये सुना, तो हम कहते हैं कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, राइट? तो ये शब्द में ही अपने आप है कि ये एग्जैक्ट हूबहू या वैसा नहीं हो सकता। जहां तक ट्रांसलेशन का मामला है, ट्रांसलेशन आपका हूबहू या नेक्स्ट टू इक्विवेलेंस होता है, और ट्रांसलेशन में आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं करते हैं। एक ट्रांसलेटर अपने साथ अपने औजार लेके बैठता है, उसके बाद डिक्शनरीज होती है, उसके बाद थिसॉरस होता है, उसके बाद बहुत समय होता है, वो बैठ करके सोच समझ करके उसको लिखता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो ऑन द स्पॉट चीजों को दूसरी भाषा में लेकर के जाता है। तो इंटरप्रेटर के वहां पे वो जो एग्जैक्टनेस होता है, वो भाषा के कॉन्टेक्स्ट में, वो सिंटेक्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो शायद आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां पे जो भाव होता है, जो वो कहना चाह रहा है, जो मीनिंग है, उसको इंटरप्रेट करके दूसरी भाषा में लेके जाया जाए। Whereas vis-a-vis ट्रांसलेशन, वहां पे आपका सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है, भाषिक दृष्टि से, उसके एस्थेटिक्स की दृष्टि से, वो सब में इक्विवेलेंस होता है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड अ ट्रांसलेटर। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2, जैसे मिथिला के लोग कहीं बाहर गए और वो अपनी बात नहीं बोल पाए, किसी इंटरप्रेटर ने किया, तो हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो आपकी इसीलिए देखिए, ये वाला जो सवाल है, ये पिछले 2 सवाल के पहले वाला सवाल है, उससे ये जुड़ता है जाके, जब हम फोक की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप खाली ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर कहीं ढूंढेंगे तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोली को एक भाषा में लेकर के जाना, और वो चाहे वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो या फॉरेन लैंग्वेज हो, उसमें लेकर के जाना थोड़ा मुश्किल होता। तो यहाँ पे उन युवाओं के लिए बहुत स्कोप है जो उन भाषाओं को जानने के साथ ही साथ अपनी बोलियों पे भी जिनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। यही मैं फोक वाले आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बता रही थी कि ऐसे पॉइंट पे उन युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम बनता है, क्योंकि उनको अपनी बोली पे भी अधिकार है और साथ में वो किसी भाषा को भी जानते हैं। आपके तमाम उत्तरों को सुनकर के मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि बहुत बार भावानुवाद किया जाता है, या बहुत बार बहुत कम समय होता है तो सारानुवाद किया जाता है। तो एक जो नया अनुवादक है वो कैसे अपने अभ्यास को इतना दुरुस्त करे कि वो डिमांड के अनुसार, कभी उसको बृहद अनुवाद करने की आवश्यकता पड़े, कभी भावानुवाद, कभी सारानुवाद, तो वो डिमांड के अनुसार कार्य को समय पर पूरा करके दे सके। इस दिशा में यदि आप कुछ टिप्स बताएंगी तो हम लोगों के लिए वो बहुत ही कारगर होगा। देखिए, जो भावानुवाद और सारानुवाद की आपने बात की, ये ज़्यादातर आप मीडिया के लाइन में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर हो, जर्नल्स हो, आपके जितने ये वेब सीरीज़ वगैरह हैं जहाँ प्रपोजल्स लिख करके देते हैं, जहाँ आप साइनॉप्सिस लिख कर देते हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और फिर वापस मैं उस लेंथी डिस्कशन में न जाते हुए, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वुड से please join some good training institutions, and they are the people who would really train you in this field, because they are the masters. It's all about training, it's all about learning.
there cannot be one pointed there cannot be one pointed answer to this. Join some good training institute, कहीं से आप जाइए और ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ पे आपको ये सब चीजें जो सिखाई जाए। इसके लिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। अपने आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर डिमांड है कि आप भावा अनुवाद दीजिए, सारा अनुवाद दीजिए, वो आप कैसे करेंगे, वो सब चीजें आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में सिखाई जाती है। आज आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आना स्वीकार किया और हमारे सवालों के जवाब दिए, हमारी जिज्ञासा को शांत किया और हमारा ज्ञान वर्धन किया। हम आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।